नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं रहस्यमयी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता, या जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भारत की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है और इसके बारे में जानना बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि हमें इनकी कहानी सिर्फ उन चीजों से पता चलती है जो वो पीछे छोड़ गए। उनके घर, बर्तन, मोहरें यानी सील्स, औजार। सही कहा, क्योंकि उनकी जो लिखी हुई भाषा है, उनकी स्क्रिप्ट, वो तो हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो सारा दारोमदार पुरातात्विक साक्ष्यों पर है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन सबूतों से हमें क्या पता चला है, कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने इनकी कहानी जोड़ी और क्या रहस्य अब भी बाकी हैं। शुरुआत करते हैं इसके समय और फैलाव से। टाइमलाइन और स्केल क्या था इसका? देखिए, ये सभ्यता एक बहुत लंबे समय तक चली। अगर हम शुरुआत देखें तो करीब 6000 बीसीई से इसके निशान मिलने लगते हैं और ये लगभग 1300 बीसीई तक किसी न किसी रूप में रही। 6000 बीसीई, काफी पुराना है ये तो। हाँ, इसे हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है अर्ली हड़प्पन, जो करीब 6000 से 2600 बीसीई तक था। फिर आया मच्योर हड़प्पन, ये 2600 से 1900 बीसीई का समय था। अच्छा, मच्योर हड़प्पन मतलब जब ये अपने चरम पर थी, शहरी दौर, अर्बन फेज जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही। इसी दौर में हमें वो बड़े बड़े नियोजित शहर मिलते हैं। और तीसरा दौर है लेट हड़प्पन, 1900 से 1300 बीसीई, जब धीरे धीरे इसका पतन, डिक्लाइन होने लगा। और ये फैली कहाँ तक थी? ज्योग्राफिकल स्प्रेड? इसका फैलाव बहुत बड़ा था। आप सोचिए, आज के अफगानिस्तान से लेकर भारत में जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सब इलाकों तक। बाप रे, बहुत बड़ा एरिया है। हाँ, 2000 से ज्यादा बस्तियां, सेटलमेंट्स मिली हैं। इनमें 5 बड़े शहर खास हैं: राखीगढ़ी, मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा और गैनवेरी वाला। इतने बड़े इलाके में इतने सारे लोग, तो उनका जीवन कैसे चलता था? क्या खाते पीते थे? सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज क्या थी? वे खेती और पशुपालन दोनों करते थे। हमें जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, चार्ड ग्रेन्स, जिनसे पता चलता है कि वो गेहूं, वीट, जौ, बार्ली, दालें, लेंटिल, चना, चिकपी, तिल, सेसमी उगाते थे। अच्छा, और जानवर? जानवरों की हड्डियां मिली हैं, एनिमल बोन्स, जिनसे पता चलता है कि वो मवेशी, कैटल, भेड़, शीप, बकरी, गोट, भैंस, बफेलो और शायद सुअर भी पालते थे। मछली भी खाते थे। चावल के सबूत कम मिलते हैं। और खेती करने का तरीका, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, हल वगैरह इस्तेमाल करते थे? हाँ, ऐसा लगता है। हमें मोहरों पर बैल के चित्र मिले हैं और मिट्टी के हल के खिलौने जैसे मॉडल, टेराकोटा मॉडल्स भी मिले हैं। तो शायद जुताई, प्लाउइंग के लिए बैलों का इस्तेमाल होता था। कहीं जुताई के असली निशान भी मिले हैं? बिल्कुल। कालीबंगन में तो एक जुता हुआ खेत मिला है, जहां एक साथ 2 फसलें, 2 क्रॉप्स उगाने के संकेत हैं। कमाल है। और पानी, सिंचाई, इरिगेशन? इसके लिए शायद कुओं का इस्तेमाल होता था। कई घरों में कुएं मिले हैं। शॉर्टू घाई जो अफगानिस्तान में है, वहां नहरों, कैनाल्स के निशान मिले हैं। और धोलावीरा में तो पानी जमा करने के बड़े बड़े जलाशय, रिजर्वॉयर्स मिले हैं। खाने को प्रोसेस कैसे करते थे, पीसने वगैरह के लिए? हाँ, पत्थर की चक्कियां मिली हैं, ग्राइंडिंग स्टोन्स। अर्नेस्ट मैकाय ने मोहनजोदारो में इन्हें खोजा था। इन्हें सैडल कुअन्स कहते हैं। कुछ अनाज पीसने के लिए, कुछ शायद मसाले या जड़ी बूटियां कूटने के लिए, जिन्हें करी स्टोन्स भी कहा गया है। अब आते हैं इनके शहरों पर। मोहनजोदड़ो का जिक्र आपने किया, ये प्लान सिटीज थी। हाँ, मोहनजोदारो तो अर्बन प्लानिंग का एक बेहतरीन नमूना है। शहर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा था। एक छोटा ऊंचा हिस्सा, जिसे सिटाडेल कहते हैं, और एक बड़ा निचला हिस्सा, लोअर टाउन। और ये यूं ही बन गए या कोई योजना थी? नहीं, बिल्कुल योजना थी। दोनों हिस्से दीवारों से घिरे थे और ऊंचे चबूतरों, प्लेटफॉर्म्स पर बने थे। सोचे, लोअर टाउन को बनाने में अंदाजन 4 मिलियन पर्सन डेज का श्रम लगा होगा। बाप रे। और ईंटें, सुना है वो भी एक जैसी होती थी, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स। हाँ, ये बहुत खास बात है। पकी हुई या कच्ची मिट्टी की ईंटें सब एक निश्चित अनुपात, रेशो में थी। लंबाई ऊंचाई से 4 गुना और चौड़ाई ऊंचाई से 2 गुनी, मतलब 4:2:1 का रेशो। और ये अनुपात लगभग सभी हड़प्पा बस्तियों में मिलता है। कमाल की यूनिफॉर्मिटी। और वो ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी, वो तो शायद सबसे प्रभावशाली चीज है। सड़कें और गलियां एक ग्रिड पैटर्न में थीं,
एक दूसरे को समकोण राइट एंगल्स पर काटती हुई, और लगता है पहले नालियां बनाई गई, फिर उनके साथ घर बने। अच्छा, पहले नालियां फिर घर। हाँ, घरों का गंदा पानी नालियों से जुड़ा था। नालियां ढकी हुई थी, कवर्ड ड्रेन्स थी, और सफाई के लिए उनमें हटाने लायक पत्थर या ईंटें लगी होती थी। घरों में सूखता गड्ढे, सम्प्स भी होते थे। मैकाय ने इसे सबसे पूर्ण प्राचीन प्रणाली कहा था। घरों के अंदर क्या खास था? डोमेस्टिक आर्किटेक्चर? घर अक्सर एक आंगन, कोर्टयार्ड के चारों ओर बने होते थे। निजता, प्राइवेसी पर जोर लगता है क्योंकि नीचे की मंजिल पर दीवार में बाहर की तरफ खिड़कियां नहीं होती थी और दरवाजे से सीधा अंदर का नजारा नहीं दिखता था। और बाथरूम? हर घर में ईंटों का बना बाथरूम होता था जो नालियों से जुड़ा था। सीढ़ियां भी मिली हैं जो शायद दूसरी मंजिल या छत पर जाने का संकेत देती हैं। और कुएं, वेल्स तो थे ही। मोहनजोदारो में ही करीब 700 कुएं मिले हैं। 700 कुएं। और सिटाडेल पर क्या था? सिटाडेल पर कुछ बड़ी इमारतें थीं जो शायद सार्वजनिक कामों के लिए थीं। जैसे एक वेयरहाउस जैसी संरचना मिली है, शायद अनाज रखने के लिए। और सबसे मशहूर है ग्रेट बाथ। हाँ, ग्रेट बाथ के बारे में बहुत सुना है। एक बड़ा आयताकार टैंक है जिसे जल रोधक वाटर टाइट बनाया गया था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, पास में एक कुआं है और पानी निकालने के लिए एक बड़ा निकास भी है। शायद ये किसी खास अनुष्ठानिक स्नान, रिचुअल बाथ के लिए इस्तेमाल होता था। क्या समाज में अमीर गरीब जैसे फर्क थे? सोशल डिफरेंसेस कैसे पता चलता है? ये जानना थोड़ा मुश्किल है। हम उनकी कब्रों, बेरियल्स को देखते हैं या फिर विलासता की वस्तुओं, लग्जरीज को। कब्रों से क्या पता चलता है? कब्रें ज्यादातर साधारण गड्ढे होती थीं। कभी कभी उनमें ईंटें लगी होती थीं। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और गहने, ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ दफनाए गए। पर ऐसा लगता है कि वो बहुत कीमती चीजें दफनाने में यकीन नहीं रखते थे। और विलासिता की वस्तुएं? लग्जरीज, ये वो चीजें होती थीं जो या तो दुर्लभ हों, महंगी हों, बाहर से मंगाई गई हों, या जिन्हें बनाने में मुश्किल तकनीक, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज लगती हों। जैसे फायंस के बर्तन। फायंस एक तरह की घिसी हुई रेत या बालू को रंग और गोंद के साथ पकाकर बनाई गई चीज है। अच्छा, लेकिन क्या उपयोगी चीज लग्जूरियस नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। यह फर्क करना मुश्किल है। जैसे फायांस की तखलियां, स्पिंडल वर्ल्स मिली हैं जो सूत काटने के काम आती थी। ये उपयोगी भी थी पर शायद लग्जरी भी। ऐसी चीजें बड़े शहरों जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा में ज्यादा मिली हैं। सोना, गोल्ड भी मिला है पर दुर्लभ है, अक्सर निधियों में, होर्ड्स में। और ये लोग बनाते क्या क्या थे? क्राफ्ट प्रोडक्शन? ये लोग कमाल के कारीगर थे। चनोदारो जैसी जगहें तो क्राफ्ट प्रोडक्शन का केंद्र ही थी। वहां मनके यानी बीड्स बनाने का काम, शंख, शेल कटिंग, धातु का काम यानी मेटल वर्क, मोहरें यानी सील्स बनाने का काम, बाट यानी वेट्स बनाने का काम, ये सब होता था। क्या क्या इस्तेमाल करते थे बनाने के लिए मटेरियल्स? बहुत तरह के पत्थर, जैसे कार्निलियन, लाल रंग का सुंदर पत्थर, जास्पर, स्टियाटाइट, सेलखड़ी, धातुएं जैसे तांबा, कॉपर, सोना, गोल्ड और फियोन्स, शंख, मिट्टी, बहुत कुछ। बीड्स बनाने का काम मुश्किल था क्या? हाँ, कार्निलियन को उसका खास लाल रंग देने के लिए उसे पकाना पड़ता था। स्टियाटाइट के तो बहुत ही छोटे माइक्रो बीड्स बनाने की तकनीक उनके पास थी, जो आज भी एक रहस्य है। शंख का काम करने के खास केंद्र थे, जैसे नागेश्वर और बालाकोट, जो समुद्र तट के पास थे। ये कैसे पता चलता है कि कहाँ क्या बनता था? आर्कियोलॉजिस्ट कच्चा माल, औजार, अधूरी बनी चीजें और सबसे जरूरी कचरा यानी वेस्ट मटेरियल ढूंढते हैं। कचरा सबसे अच्छा सुराग होता है क्राफ्ट वर्क का। ये सब सामान आता कहाँ से था? दूर दूर से लाते थे। हाँ, कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स वे अलग अलग जगहों से लाते थे, शायद बैलगाड़ी, बुलक कार्ट्स या नदी और समुद्री रास्तों से। कुछ बस्तियां तो सामान के स्रोत के पास ही बसाई गई थीं, जैसे नागेश्वर शंख के लिए, शॉटुगाई लैपिस लजूली के लिए, लोथल कार्निलियन के लिए। और दूर के जगहों से, दूसरे देशों से? हाँ, वे अभियान, एक्सपीडिशंस भी भेजते थे, जैसे राजस्थान के खेतरी इलाके से तांबा, कॉपर लाने के लिए या दक्षिण भारत से सोना, गोल्ड लाने के लिए। इन इलाकों की स्थानीय संस्कृतियों जैसे गणेश्वर, जोधपुरा कल्चर से भी उनका संपर्क था। और देश के बाहर? बिल्कुल, ओमान से शायद वो तांबा लाके थे। ओमान में मिले तांबे और हड़प्पा की चीजों में निकल के अंश एक जैसे मिले हैं। ओमान में एक हड़प्पा का बना हुआ जार भी मिला है। सबसे मजबूत सबूत मेसोपोटामिया यानी आज के इराक से मिले हैं। मेसोपोटामिया से क्या मिला है? मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमुन, शायद बहरीन, मगन,
शायद ओमान और मिलुहा नाम की जगहों का जिक्र है। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मिलुहा हड़प्पा क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा, और वहां से क्या आता जाता था? लेखों में लिखा है कि मिलुहा से कार्नेलियन, लैपिस लजूली, तांबा, सोना और अलग अलग तरह की लकड़ियां आती थीं। एक हजा बर्ड का भी जिक्र है जो शायद मोर, पीकॉक था। और सबूत के तौर पर मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मोहरें, सील्स, बाट, वेट्स, पासे, डाइस और मन के बीट्स मिले हैं। हड़प्पा की मोहरों पर जहाजों और नावों के चित्र भी मिले हैं। ये मोहरें, सील्स और उनकी लिपि, स्क्रिप्ट और बाट, वेट्स, इनका क्या महत्व था? मोहरें और उनके निशान, सीलिंग्स, शायद लंबी दूरी के व्यापार, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में मदद करते थे। जैसे किसी सामान के गट्ठर पर मोहर लगा दी तो अगर वो टूटी नहीं है, मतलब सामान सुरक्षित पहुंचा है। मोहर से भेजने वाले की पहचान भी पता चलती होगी। और वो रहस्यमयी लिपि, एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट? हाँ, वो आज भी एक पहेली है। उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अनडिसाइफर्ड है। ये वर्णमाला वाली नहीं है, नॉट अल्फाबेटिकल। इसमें काफी सारे चिन्ह हैं, करीब 375 से 400। लगता है ये दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ये मोहरों के अलावा तांबे के औजारों, बर्तनों के किनारों, गहनों और एक साइन बोर्ड जैसी चीज पर भी मिली है। और बाट? वेट्स। उनकी बाट की प्रणाली बहुत सटीक थी। प्रिसाइज सिस्टम था। ये चर्ट नाम के पत्थर के बने होते थे, ज्यादातर घनाकार क्यूबिकल होते थे और उन पर कोई निशान नहीं होता था। उनका वजन कैसे तय होता था? निचले स्तर पर द्विआधारी प्रणाली, बाइनरी सिस्टम था, 1 2 4 8 16 32, और ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम। धातु के तराजू के पड़े, स्केल पेन्स भी मिले। इतनी सारी चीजों में एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी, ईंटों का साइज, बर्तन, मोहरें, बाट, ऐसा लगता है कोई केंद्रीय सत्ता, एंशिएंट अथॉरिटी रही होगी जो ये सब तय करती थी। कौन थे शासक? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब साफ नहीं है। मोहनजोदारो में एक बड़ी इमारत को महल, पैलेस कहा गया है, पर उसमें कोई खास शाही चीजें नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा, प्रीस्ट किंग कहा जाता है, पर यह नाम मेसोपोटामिया से समानता के आधार पर रखा गया है। कोई पक्का सबूत नहीं है। तो फिर क्या संभावनाएं हैं? कई विचार हैं। कुछ मानते हैं कि कोई शासक था ही नहीं, सब बराबर थे। कुछ सोचते हैं कि हर बड़े शहर का अपना अलग शासक था, और कुछ मानते हैं कि एक ही राज्य था, सिंगल स्टेट, क्योंकि इतनी यूनिफॉर्मिटी बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण के मुश्किल लगती है। शायद कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था रही हो, अभी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। और फिर इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। लगभग 1800 BCE के आसपास मैच्योर हड़प्पन साइट्स क्यों खाली होने लगी? ये भी एक जटिल पहेली है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज, जंगलों का कटना, डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज्यादा बाढ़, फ्लड्स आना, या नदियों का सूख जाना या रास्ता बदल लेना, रिवर्स शिफ्टिंग और ड्राइंग अप। कोई एक कारण शायद पूरी कहानी नहीं बताता। तो क्या हुआ लोगों का? वो कहाँ गए? लगभग 1800 BCE के बाद लोग मैच्योर हड़प्पन स्थलों को छोड़कर गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में जाकर बसने लगे। ये बाद का दौर लेट हड़प्पन कहलाता है। और इस लेट हड़प्पन दौर में क्या बदलाव आए? काफी बदलाव आए। जो खास हड़प्पन चीजें थीं, जैसे बाट, वेट्स, मोहरें, सील्स, विशेष प्रकार के मन के बीड्स, वो गायब होने लगी। लेखन का इस्तेमाल बंद हो गया। लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन भी खत्म हो गई। घरों की बनावट भी उतनी अच्छी नहीं रही। बड़ी सार्वजनिक इमारतें बननी बंद हो गईं। एक तरह से शहरी जीवन से ग्रामीण जीवन शैली की तरफ बदलाव दिखता है। क्या कोई बाहरी आक्रमण, इन्वेशन हुआ था? पहले ऐसी थ्योरी थी शायद। हाँ, 1947 में मॉर्टिमर व्हीलर ने मोहनजोदारो में मिले कुछ कंकालों के आधार पर यह कहा था कि आर्यों के आक्रमण से सभ्यता खत्म हुई, और उन्होंने इसे ऋग्वेद के इंद्र देवता से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन 1960s में जॉर्ज डेल जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस नरसंहार मैसेके वाली थ्योरी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कंकाल एक ही समय के नहीं लगते और विनाश का वैसा स्तर नहीं दिखता जो आक्रमण से होता। तो अब ये आक्रमण वाली थ्योरी ज्यादातर विशेषज्ञ नहीं मानते। तो मुख्य कारण शायद अंदरूनी और पर्यावरण से जुड़े थे। हाँ, ज्यादा संभावना यही है कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण बदलाव और शायद हड़प्पा राज्य, हड़प्पन स्टेट जैसी किसी एकीकृत शक्ति के खत्म हो जाने जैसे मिले जुले कारणों से ये बदलाव आए। हाल में कुछ जेनेटिक स्टडीज भी हुई हैं राखीगढ़ी से। हाँ, 2019 में राखीगढ़ी से मिले कंकालों पर हुई जेनेटिक स्टडी काफी महत्वपूर्ण है। उससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग यहीं के थे, इंडिजिनस थे, जिनकी जड़ें शायद 10,000 BC तक जाती हैं।
और आज के ज्यादातर दक्षिण एशियाई लोग उन्हीं के वंशज हैं। एक जेनेटिक कंटिन्यूटी दिखती है। और आर्यों के बाहर से आने वाली बात? ये स्टडी बड़े पैमाने पर बाहर से आर्यों के आने और स्थानीय आबादी को बदलने वाली बात का खंडन करती है, बल्कि ये दिखाती है कि हड़प्पा जीन पश्चिम की तरफ भी फैले। उस स्टडी में कंकाल के चेहरे का 3D रिकंस्ट्रक्शन भी किया गया, जो आज की स्थानीय आबादी से मिलता जुलता है। ये तो बहुत अहम जानकारी है। अच्छा, ये सभ्यता तो हजारों साल पुरानी है, इसकी खोज कैसे हुई? डिस्कवरी की कहानी क्या है? हाँ, ये भी दिलचस्प है। हजारों साल तक तो ये सभ्यता भूली बिसरी ही रही। 19वीं सदी के मध्य में अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे पुरातत्वविद थे, पर वो लिखित स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देते थे। इसलिए हड़प्पा की मोहरें मिलने पर भी वो उसकी प्राचीनता को समझ नहीं पाए। तो फिर पता कैसे चला? 20वीं सदी की शुरुआत में 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और रखालदास बनर्जी ने मोहेंजोदारो में खुदाई के दौरान एक जैसी मोहरें खोज निकाली। तब जाकर जॉन मार्शल, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने 1924 में पूरी दुनिया के सामने घोषणा की कि भारत में एक नई बहुत पुरानी सभ्यता की खोज हुई है। इसने भारतीय इतिहास को एकदम से कई हजार साल पीछे पहुंचा दिया। खुदाई की तकनीकें, एक्सकवेशन टेक्निक्स भी बदली होंगी? हाँ, शुरुआत में मार्शल क्षैतिज खुदाई, हॉरिजॉन्टल डिगिंग पर जोर देते थे, जिससे अलग अलग परतों, लेयर्स से मिली चीजें आपस में मिल जाती थी। बाद में व्हीलर ने 1944 में स्तर विन्यास, स्ट्रैटिग्राफी पर जोर दिया, जो ज्यादा वैज्ञानिक तरीका है। भारत के विभाजन के बाद बहुत सी महत्वपूर्ण साइट्स पाकिस्तान में चली गई, तो भारत में नई जगहों की खोज शुरू हुई, जैसे कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, और अब तो और भी आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। इतने सालों की खोज और रिसर्च के बाद भी अतीत को समझने में, इंटरप्रिटेशन में क्या मुश्किलें आती हैं? सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि हम उनकी लिपि, स्क्रिप्ट पढ़ नहीं सकते, तो हमें सिर्फ भौतिक सबूतों, मटेरियल एविडेंस पे निर्भर रहना पड़ता है। और बहुत सी चीजें, खासकर जैविक पदार्थ जैसे कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। और जो चीजें मिलती हैं, क्या वो हमेशा सही कहानी बताती हैं? जरूरी नहीं। जो चीजें हमें मिलती हैं वो अक्सर या तो फेंकी हुई होती हैं, या खो गई होती हैं, या कभी-कभी जानबूझकर छुपाई गई होती हैं, होर्ड्स। उनका असली इस्तेमाल क्या था, ये जानना भी मुश्किल होता है। हम अक्सर आज की चीजों से तुलना करते हैं, या वो चीज कहाँ मिली उसके कॉन्टेक्स्ट से अंदाजा लगाते हैं। और धर्म, रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, वो तो और भी मुश्किल होगा। हाँ, वो सबसे मुश्किल है। जो भी चीज थोड़ी असामान्य लगती है उसे अक्सर धार्मिक मान लिया जाता है। जैसे मिट्टी की बनी नारी मूर्तियों को मातृ देवी, मदर गॉडेसेस कह दिया गया। पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा, ग्रेट बाथ को धार्मिक स्नान की जगह। कुछ जगहों पर मिली अग्नि वेदिकाएं, फायर ऑल्टर्स। मोहरों पर बने जानवर, जैसे वो एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न, या वो योगी जैसी मुद्रा में बैठे आद्य शिव, प्रोटो शिवा। हाँ, ये सब व्याख्याएं हैं। मोहरों पर शायद धार्मिक दृश्य बने हों, शायद वो प्रकृति की पूजा करते हों, लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर बात की हिंदू परंपराओं से सीधी तुलना करने लगते हैं। जैसे प्रोटो शिवा वाली मोहर को ऋग्वेद के रुद्र से जोड़ना, जबकि दोनों में काफी अंतर हो सकता है। शायद वो शेमन रहे हों, पक्का कहना मुश्किल है। तो अगर हम सब बातों को समेटें, तो हड़प्पा सभ्यता शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग, इंजीनियरिंग, व्यापार, ट्रेड नेटवर्क और शिल्प कौशल, क्राफ्ट्समैनशिप में वाकई बहुत उन्नत थी। बिल्कुल। पुरातत्व, आर्कियोलॉजी ने हमें उनके भौतिक जीवन की एक शानदार झलक दी है कि कैसे उन्होंने अपने पर्यावरण का इस्तेमाल किया, शहर बसाए, व्यापार किया। इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।